दोस्तों, मैं पत्रकार इकबाल अहमद आप लोगों के बीच में एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी भले ही काफ़ी पुरानी है, लेकिन इस कहानी पर कई फिल्में भी बन चुकी है और कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दक्षिणी अमेरिका के रूपवी देश की एक टीम होती है और वो उस खेल में इंटरेस्टेड होती है जिसमें एक बॉल लेकर खिलाड़ी दौड़ते हैं और अपने लक्ष्य तक उस बॉल को लेकर जाते हैं। और इस खेल को लोग शौकिया तरीके से खेलते थे और उन्होंने एक टीम बना रखी थी और उन्होंने एक इश्तिहार दिया मैच के लिए, जिसमें इंग्लैंड की एक टीम होती है उसके साथ इनका मैच खेला जाना था। और मैच खेलने की तैयारी में ये जुट चुके थे और इन्होंने अपना खुद का एक प्लान भी कर लिया था, जिसमें ये जो खिलाड़ी थे वो खिलाड़ी इंग्लैंड की टीम से मैच खेलने के लिए जाना था। और जो ये खिलाड़ी थे ये करीब 19 खिलाड़ी थे, लेकिन इन्हें बताया गया कि इस जो प्लेन है इस प्लेन में करीब 40 से 45 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। अगर आपको अपने दोस्त और अपने परिजनों को भी साथ लेना है या अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेना है तो आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि इसमें करीब 40 से 45 लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपना मैच खेलने के लिए प्लान फिक्स कर लेते हैं और उस प्लान में ये जाने की तैयारी कर लेते हैं। जो जो साधन या सामग्री इनको चाहिए थी, कपड़े हैं, इनके खाने की सामग्री है, वो सामग्री लेकर ये प्लेन में सफ़र करने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसमें बैठ जाते हैं। और दोस्तों, इनके जो इस प्लेन के जो पायलट थे वो इतने अनुभवी नहीं थे, जिसमें एक साथी अनुभवी था, बाकी एक साथी कम अनुभवी था। 2 पायलट थे और 3 इस पायलट के क्रू मेंबर थे और करीब इस तरह 40 से 45 सदस्य उस प्लेन में सफ़र कर रहे थे। और उस समय अनाउंस होता है कि हम कुछ ही मिनटों में हमारे टारगेट पर पहुंचने वाले हैं और हम लैंड करने वाले हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद प्लेन एक पहाड़ी से टकरा जाता है, जिसमें प्लेन का जो पीछे का हिस्सा होता है वो पहाड़ी से टकराता है और उसका जो पीछे का हिस्सा है वो टूट कर वहीं गिर जाता है। और प्लेन का जो आगे का हिस्सा है वो स्पीड से उस पहाड़ी पर स्पीड से वो नीचे गिर रहा होता है, उतर रहा होता है बहुत तेज स्पीड पर। और जिन लोगों ने सीट बेल्ट बांध रखी थी तो उनकी तो स्थिति सही बनी हुई थी, बाकी जिन लोगों ने सीट बेल्ट नहीं बांध रखा था उनके किसी का हाथ फ्रैक्चर हो गया, किसी की हड्डी टूट गई, किसी की गर्दन टूट गई, किसी का पैर टूट गया, कोई किस तरह घायल हो गया, कोई किस तरह लहूलुहान स्थिति में हो गया। अब दोस्तों, जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वो पहाड़ी इलाका था और वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी। अब उनके सामने चीख पुकार के अलावा कोई दूसरी चीज़ सामने नहीं थी।
अब समस्या ये आ गई कि ना तो उनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क हो रहा था और ना ही उन्हें कोई वहाँ मदद की उम्मीद थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ हो वहाँ सहायता की उम्मीद कर पाना भी बहुत मुश्किल होता है। और वही उन खिलाड़ियों के साथ में हुआ। ऐसे ऐसे एक दिन तो उनका जो था वो ऐसे ही बीत गया चीख पुकार के साथ। जैसे ही दूसरा दिन आया तो उनके सामने परिस्थितियाँ कुछ ऐसी आने लगी कि उस प्लेन में उनके मरे हुए साथी पड़े थे। उनको देखकर भी वो बहुत ज़्यादा विचलित होते थे। और हम इस घटना के बारे में अगर अनुमान भी लगाते हैं तो अनुमान लगाने से मात्र से ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, ये जो घटना है ये सन 1972 की घटना है और इस घटना पर कई फिल्में और कई किताबें भी लिखी जा चुकी है। और वो वहाँ बुरी तरह फंसे हुए थे। जो उनके पास सामग्री थी उनको वो खा कर अपना टाइम निकाल रहे थे। उन्हें एक ये उम्मीद थी कि हमें हमारी देश की सेना हमसे संपर्क करेगी और हमारी मदद अवश्य होगी। और लगातार उन्हें उस रूपवे देश की सेना है जो वो ढूंढ रही होती है, लेकिन जिस जगह प्लेन क्रैश हुआ वहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और जो प्लेन का जो कलर था वो भी सफ़ेद था। ऐसी स्थिति में ऊपर से आसमान से अगर प्लेन देखता तो भी प्लेन बर्फ़ की सफ़ेदी के कारण दिखाई नहीं पड़ता था। और वहाँ जो फंसे हुए सदस्य में से एक व्यक्ति की नज़र ऊपर आसमान में जो पड़ती है तो उसे लगता है कि ऊपर प्लेन उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे वो सोचता है कि ये कहीं ना कहीं हमें ही तलाश रहे हैं। तब वो एक जो खिलाड़ी जिसने आसमान की तरफ देखा था उसने उस प्लेन में जो रेडियो था उसे ठीक करता है और ठीक कर लेता है। और जैसे ही उसे समाचार वो ऑन करता है और समाचार सुनता है तो उस समाचार में यही चीज़ सामने आती है कि फला देश का वायुसेना फला देश के क्रैश हुए या लापता हुए प्लेन को तलाश रहा है, लेकिन अब तक कोई पता नहीं चला है, ये जानकारी नहीं मिली है। जब इस तरह की खबर वो सुनता है तो उसे लगता है कि ये आसमान में जो हवाई जहाज़ उड़ रहे हैं वो हमारी तलाश में ही उड़ रहे हैं। तो कैसे भी करके उनके पास जो सामग्री होती है, जो कपड़े लत्ते होते हैं, उनको फैला भी देता है ताकि उसे लगे कि इस कपड़ों के माध्यम से ही ऊपर जो उड़ रहे प्लेन हैं वो हमारी मदद कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस तरह करीब 17 दिन निकल जाते हैं लेकिन उनकी कोई मदद नहीं होती है। और 17वें दिन एक ऐसी आफत आती है कि पहाड़ी पर जो बर्फ़ जमा हुआ होता है वो टूट कर गिर जाता है उस प्लेन पर और उन्हें पता तक नहीं चलता है कि हमारे ऊपर बर्फ़ गिर चुकी है, बर्फ़ की परत जम चुकी है। जब उन्हें सांस लेने में कठिनाई होती है तब उन्हें पता लगता है कि हमारे ऊपर बर्फ़ गिर चुकी है। तो वो कैसे भी करके वो जो बर्फ़ होती है उसे तोड़कर सुराख करते हैं और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। इस दौरान भी उनके कुछ साथी मर जाते हैं। अब आप अगर अनुमान भी अगर लगाओगे कि प्लेन है, उस प्लेन पर अगर भूसंकलन होकर अगर बर्फ़ गिर जाती है तो क्या हालत रही होगी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों कि उनके पास जो
सामग्री थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी थी। उनके सामने समस्या ये आने लगी कि आखिर करे तो करे क्या, खाए तो खाए क्या। तब दोस्तों उनके जो एक साथी था उसने कहा भी था कि जो अपने पास खाने की सामग्री है उसे हम अगर कम कम मात्रा में खाएंगे तो ये ज़्यादा दिनों तक चल पाएगी, हो सकता है तब तक हमारी कोई मदद हो पाए। लेकिन दोस्तों उनकी मदद नहीं हो पाई थी और वो बुरी तरह फंसे हुए थे। और उन्होंने यहाँ तक कि जो प्लेन की जो सीट होती है उस सीट को, जूते को तक काट काट कर उन्होंने खाया। जब उन्हें लगा कि इससे जीवन बचने वाला नहीं है, तब उन्होंने सोचा, उनका जो एक साथी था उन्होंने सोचा कि अगर जिंदा रहना है तो हमारे जो साथी मरे हुए हैं उसका मीट खाना ही पड़ेगा, अन्यथा हम भी भूख से मर जाएंगे। दोस्तों उनमें से एक साथी होता है, वो ये कहता है कि न तो मैं खाऊंगा और न ही किसी को खाने दूंगा। लेकिन उसमें से एक साथी है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है, उससे क्या भूख किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती है। तब वो जाता है और जहाँ उनके जो मरे हुए साथी पड़े थे उन साथी का मांस वो शीशे से काटता है और खाता है, और खाकर अपना जो चचेरा भाई होता है उसको भी ले जाता है, उसे भी खिलाता है। क्योंकि उसे लगा कि अगर जीवित रहना है तो ये चीज़ करना होगी। लेकिन उनका जो एक दोस्त था उसने ये कसम खाई कि भले ही मैं भूख से मर जाऊंगा लेकिन अपने किसी परिचित या मिलने वाले दोस्तों का मैं मांस नहीं खाऊंगा। दोस्तों इस तरह धीरे धीरे दिन निकलता जाता है और करीब 4 दिन उनके बीत जाते हैं। तब उन्हें लगता है कि क्यों ना जो हमारा प्लेन का जो पीछे का हिस्सा टूटकर कहीं गिरा है उसे तलाशा जाए। तो वो उस हिस्से को तलाशने के लिए भी निकले, जो कि वहाँ से घटनास्थल से 1-1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसे वो ढूंढ लेते हैं, ढूंढ लेने में कामयाब होते हैं। वहाँ जो खाने की सामग्री मिलती है उन्हें लाकर वो खाते भी हैं। लेकिन दोस्तों वो भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती है। फिर वही मजबूरी उनके सामने, अपने जो मरे हुए साथी थे उनको वो एक अलग साइड में रख रखे थे, जिसे वो जाकर चुपचाप खाकर वापस आकर बैठ जाते थे। और 60वें दिन तक तो स्थिति ऐसी हो चुकी थी, जो उनका एक साथी था उसका नाम था नुमा, वो भी भूख से उसकी मौत हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा दिनों तक भूख बर्दाश्त कर पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर इनके 2 साथी जो वहाँ फंसे हुए थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से निकले, कोई ना कोई रास्ता तो हमें अवश्य मिलेगा। तो फिर ये अपने 2 साथी को लेकर 3 दोस्त वहाँ से निकलते हैं और करीब 2 हफ्ते तक का मांस, जो वो पीछे वो दोस्त मरे हुए पड़े थे उनका मांस इसी से काट कर 2 हफ्ते तक का मांस ही वो अपने साथ लेकर, कपड़े लत्ते लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। 3 दोस्त निकलते हैं, जिसमें से एक दोस्त घायल हो जाता है और वो घायल हो जाने के चलते वो चल नहीं पाता है। तो उनके बाकी के और 2 दोस्तों को कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं और चल नहीं पाऊँगा, अगर मदद मिले तो अवश्य मदद के लिए टीम को लेकर आना, और मदद होगी तो अवश्य मैं बच जाऊंगा, अन्यथा जो ऊपर वाला करेगा वो अच्छा ही करेगा। तब दोस्तों करीब 60वें दिन वो
वहाँ से निकलते हैं और करीब 8-9 दिन पैदल चलने के बाद करीब वो 60 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं, अंदाजन 60 किलोमीटर के आसपास पैदल चलते हैं। तब उन्हें एक नदी दिखाई देती है और नदी के दूसरी पार घोड़े पर बैठा हुआ एक आदमी दिखाई देता है। अब इनकी स्थिति इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि ये जो आवाज़ लगाते थे उस घोड़े वाले को मदद के लिए, लेकिन उनकी आवाज़ भी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी। तब उसने कहा कि आप ये जो भी आपकी समस्या है उसे किसी कागज़ पर लिखकर किसी पत्थर पर बांधकर इस साइड फेंको। तब दोस्तों वो जो दो साथी थे नदी के उस पार, उन्होंने पत्थर के अपनी समस्या लिखकर वो दूसरी तरफ फेंकी। और जब वो समस्या वो जो घोड़ा वाला आदमी था वो जैसे ही वो पढ़ता है और उन्हें लगा कि ये तो रूपवी देश के वो खिलाड़ी हैं जिनका प्लेन लापता है, तो वो वहाँ से घोड़ा लेकर जाता है और नज़दीकी थाने में जानकारी देता है और थाना तुरंत प्रभाव से उस देश की वायुसेना को जानकारी देता है और वायुसेना वहाँ पहुँचती है। दोस्तों वायुसेना वहाँ पहुंचकर उन लोगों की मदद करती है और उन्हें वहाँ से उठा लिया जाता है। और जब उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया जाता है और उनका वज़न किया जाता है तो 25 किलो वज़न एक खिलाड़ी का निकलता है। अब आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति का वज़न अगर 25 किलो रह जाता है तो उसकी स्थिति क्या रही होगी। हमने एक पाठ पढ़ा था जिसमें बारिश किसान यूँ ऊपर हाथ करके बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा होता है और उनके कंकाल दिख रहे होते हैं। उसी कंडीशन में वो लोग हो चुके थे। और दोस्तों जब ये जानकारी मीडिया के सामने आई तो उस जगह मीडिया भी पहुंची, तो जहां प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ लोगों के मरे हुए जो लोग थे उनके कंकाल पड़े मिले। तो लोगों ने उन लोगों को, उन खिलाड़ियों को नरभक्षी भी कहा। लेकिन दोस्तों उनको जीवित रहने के लिए उन मरे हुए दोस्तों का मीट मांस खाना पड़ा, वो उनकी मजबूरी थी। दोस्तों इस घटना पर कई किताबें और कई फिल्में भी बन चुकी हैं और जब इस कहानी को सुनकर ही अगर रोंगटे खड़े हो जाते हैं और इस फिल्म को देखने के बाद में तो शायद रोंगटे क्या दिल भी हिल जाता है। उस फिल्म का नाम है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस फिल्म को एक बार मेरे कहने से अवश्य देखना, क्योंकि मैंने तो ये स्टोरी बनाई है लेकिन इसके निर्माता निर्देशक ने इसमें एक एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई है। दोस्तों कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। अगर ये तीन दोस्त उस जगह से अगर हिलते नहीं, ये आगे कदम नहीं बढ़ाते, ये 60 किलोमीटर पैदल नहीं चलते, तो वो खुद की और उनके अन्य 14 साथियों की यानी कुल 16 लोग बचे थे, तो वो बच नहीं पाते। दोस्तों रोंगटे आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे, क्योंकि आप भी इमेजिन कर रहे होंगे कि किस तरह वो वहाँ फंसे और किस तरह उन लोगों ने मरे उनके साथियों का मांस खाया। बड़ा विचित्र सा लगता है, लेकिन उनके सामने परिस्थिति भी यही थी कि आखिर वो करे तो क्या करे। दोस्तों ये कहानी बड़ी दर्दनाक कहानी है, लेकिन मुझे लगा कि इस कहानी पर कई फिल्में बन चुकी है, तो क्यों ना मैं आप लोगों को
बीच कहानी से रूबरू करवाऊँ। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। और ये कहानी बनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावना को आहत करना नहीं है, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मैं ये कहानी नॉलेज पर्पज के लिए बनाया हूँ, ताकि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं पत्रकार इकबाल अहमद। इसी तरह की कहानियों के लिए आप मेरे YouTube चैनल इकबाल खान गौरी को सब्सक्राइब करें।